वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस हमारे साथ में। मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक लेके आया हूं लॉर्ड डलहौजी, जो जिसने हड़प की नीति अपनाई थी। लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल था वो 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक। लॉर्ड डलहौजी का साम्राज्यवादी गवर्नर था। वो साम्राज्यवादी थे, वो साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। 1849 ईस्वी में दूसरी आंग्ल सिख युद्ध के बाद पंजाब पर कब्जा कर लिया गया। जब दूसरा सिख और अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ तो उसने पंजाब पर कब्जा कर लिया। 1852 ईस्वी में निचला बर्मा, जिसे पितरू को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। 1850 ईस्वी में सिक्किम के राजा पर यह दोष लगाया कि उसने दो अंग्रेजी डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार किया है, गलत व्यवहार किया है। इस आरोप के साथ दार्जिलिंग समेत सिक्किम को भी अंग्रेजी समाज में शामिल कर लिया गया। अब देख लिए, बिना मतलब का उसका जो नीति था, उसका नियम था, उसका नेचर था कि हमको कैसे भी करके उसको क्या करते अपने में समाज में मिलाना है, हड़पना है। हड़प की नीति था, इसलिए वो गलत फलत क्या करते थे, आरोप ला देते थे और हड़प लेते थे। लॉर्ड डलहौजी के अनुसार भारत में 3 प्रकार की रियासतें थे। लॉर्ड डलहौजी के अनुसार, नीति के अनुसार वो बोलते थे कि 3 प्रकार के रियासत यहाँ पे थे। जो पहला थे वे रियासतें जो किसी भी उच्च शक्ति के अधीन नहीं थी और न ही कर देती थी। जैसे मुगल मराठे, ये बहुत ताकतवर थे, पावरफुल थे, वंश थे। इसलिए ये लोग क्या करते थे, न ही मतलब क्या कहते कर देते थे और न ही क्या कहते हैं किसी शक्ति का अधीन थे। दूसरा, वे रियासतें जो पहले मुगल एवं पेशवाओं के अधीन थी लेकिन वर्तमान समय में अंग्रेजों के अधीन थी। अब वो दूसरा प्रकार की रियासत वे जो क्या कहते हैं पहले क्या कहते हैं पेशवाओं और मुगलों के अधीन थी। जैसे बंगाल, हैदराबाद, अवध मुगल साम्राज्य के अधीन थी। ग्वालियर, होलकर, सिंधिया मराठा समाज के अधीन थी। इस सब को क्या किए थे, लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि के थ्रू अपने में मिला लिए थे उसी समय में। ऐसी रियासतें जिसे अंग्रेजों ने उनके साथ सहायक संधि करके उन्हें सहयोग किया था, जैसे मैसूर, तंजौर, हैदराबाद इत्यादि। ऐसी रियासत जो अंग्रेजों ने उनके साथ सहयोग किया था, बोला था हम आपको सहयोग करेंगे, आप हमें मिल जाएंगे, हम आपकी सहायता करेंगे, रक्षा करेंगे। आगे चलते हैं। इन तीनों के बारे में डलहौजी ने कहा कि जो तीनों रियासत से अलग अलग, उनके बारे में कहा कि प्रथम श्रेणी वाले रियासतों को गोद लेने के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जो प्रथम श्रेणी के मतलब क्या कहते हैं रियासत है, वो उनको हम क्या कहते हैं गोद लेने में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और क्या कहते हैं दूसरी श्रेणी वाली रियासतों के लिए गोद लेने के मामले में हमारी अनुमति जरूरी है। उन्हें हम अनुमति दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। दूसरी प्रकार जो रियासत है, जो है प्रथम प्रकार जो सबसे बड़ा पावरफुल जो मुगल थे, मराठा थे, वो लोग है। द्वितीय प्रकार के उससे नीचे जो छोटे छोटे रियासत थे, उन लोगों को बोला कि हम आपको गोद लेने के लिए अनुमति दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, हमारी मर्जी, हमारी इच्छा, हम जो करेंगे वैसे होगा, मेरा पावर है। अब मुगल और मराठा ताकतवर थे, इसलिए उसको छूट दे दिया गया, क्योंकि क्या कहते हैं वो लोग युद्ध भी कर सकते हैं, भगा भी सकते थे। इसलिए तीसरी श्रेणी वाले रियासतों को गोद लेने की आज्ञा बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। अब तीसरी प्रकार के जो क्या कहते रियासतें थी, उसको बोला कि नहीं, हम बिल्कुल ही तुम है क्या कहते गोद लेने की अनुमति नहीं देंगे। वो छोटा था, वो कभी भी कुचल सकता था, दबा सकता था। और प्रथम वाला बहुत पावरफुल था, द्वितीय वाला को भी कुछ छूट दी गई कि हम दे भी सकते थे। जो उसमें जो पावरफुल था वो उसको देते, जो मतलब उसे कमज़ोर था उसको नहीं देते। इसलिए अपना मर्जी रखा। हड़प नीति द्वारा हड़पे गए राज्य जो डलहौजी थे, वो राज को हड़प नीति द्वारा हड़पे गए। उसमें थे पहला था सतारा महाराष्ट्र, जो 1848 ईस्वी में हड़पा गया। दूसरा था जैतपुर जो बुंदेलखंड में 1849 ईस्वी में। तीसरा बाघाट हिमाचल प्रदेश 1850 ईस्वी में। चौथा उदयपुर जो मध्य प्रदेश में पड़ता है 1852 ईस्वी में। पांचवा झांसी उत्तर प्रदेश 1853 ईस्वी में। छठा बरात हैदराबाद में पड़ता है, वो 1853 ईस्वी में। सातवां नागपुर जो महाराष्ट्र में पड़ता है, वो 1854 ईस्वी में। अवध उत्तर प्रदेश 1856 ईस्वी में। अवध को कुशासन का आरोप लगा करके क्या कहते हैं हड़पा गया था। उस पर गलत आरोप लगाया गया कि आपने गलत तरीके से क्या किया, हम मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचे,
इसलिए कुशासन का आरोप लगा करके अब शासन अच्छा से नहीं किया, इसलिए उसको हड़प लिया गया। अब चलते हैं डलहौजी के सुधार। पहला था उसके सैनिक सुधार थे। बंगाल के तोपखाने और उनके कार्यालय को कलकत्ता के स्थान पर मेरठ स्थानांतरित किए गए। अब वो था ना, उसका जो कार्यालय था तोपखाना जो बंगाल में था, उनके कार्यालय को कलकत्ता था, वो मेरठ कर दिया। मेरठ उत्तर प्रदेश मेरठ कर दिया गया। सेना के मुख्य कार्यालय शिमला में बना दिया गया। उसका जो सेना जो था, उसका जो मुख्य कार्यालय था, मेन हेड क्वार्टर जिसको कहते हैं, हेड था, वो शिमला में कर दिया गया। गोरखा रेजिमेंट की संख्या और उनके सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई। अब क्यों इसकी बढ़ाई गई? क्योंकि ये 1858 से 1857 की जो क्रांति में, उसमें पूरे बढ़ चढ़ के सहयोग दिया था, पूरे ताकत के साथ सहयोग दिया था उसके लड़ने में, उसको दबाने में, विद्रोह को दबाने में। गोरखा रेजिमेंट में 1857 से 58 तक विद्रोह में अंग्रेजों का मजबूत साथ दिया था। देखिए इसमें उसको मजबूत साथ दिया था, इसलिए उसके संख्या को बढ़ाया, बोला कि मेरे साथ है ताकतवर और बनेंगे, उसमें ज्यादा सेना आएगा। तो आगे चलते हैं शिक्षा संबंधी सुधार। शिक्षा के क्षेत्र में पहली बार चार्ल्स वुडी की अध्यक्षता में 1854 ईस्वी में एक आयोग का गठन किया गया। उस आयोग द्वारा प्रारंभिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा के विकास के लिए योजना तैयार करने को कहा गया। अब देखिए अब क्या हुआ, मतलब अपना काम बन गया तो काम है, अच्छा काम भी करने लगा। अब देखिए जो रियासत से उसको हड़प लिए गए, अपने में मिला लिए गए, इसके बाद सोचा कि अब अच्छा काम नहीं करेंगे तो फिर वो हम पे क्या कहते हैं दबाव डालेंगे, फिर आक्रमण करेंगे, फिर हमको कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे, इसलिए उसने एक अच्छा काम भी कर दिया। एक कहावत ने, मतलब है तो ही जिक्र है, मतलब तो ही है, मतलब है तो ही जिक्र है, वरना किसको किसका फिक्र है। यही कहावत इस पे आता है, समझ गए। फिक्र तेरी हर फर्क में मेरे है छिपी, मगर जिक्र तेरे नाम का करने से कतराता हूँ। यही बात इसका है। क्या करे, मजबूर था वो भी, उसका क्या कहते हैं साम्राज्य विस्तार भी करना था और क्या कहते हैं राज्य भी शासन भी करना था, इसलिए अच्छा काम भी कर दिया। वुड डिस्पैच को शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब देखिए वुड डिस्पैच को शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, क्योंकि अच्छा सुधार के अच्छा काम किए थे शिक्षा के क्षेत्र में, मैग्ना कार्टा ने सुधार किए थे वुड डिस्पैच ने। वुड डिस्पैच में पहली बार आधुनिक शिक्षा प्रणाली की आधारशिला रखी गई थी और प्रत्येक जिलों में आंग्ल वर्नाकुलर जैसे अंग्रेजी देसी भाषा था, अंग्रेजी भाषा स्कूल खोलने की सिफारिश की गई थी। महिला शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया गया। अब स्कूल खोल दिया, खोलने में उस पहले क्या होता था कि इसे महिला कम जाती थी स्कूल में, काम धंधा में लगी हुई थी, हाउस वाइफ थी, घर के कार्य देखती थी, और उन्होंने कहा कि महिला शिक्षा भी ज़्यादा नहीं, महिला भी शिक्षित होगी तो कार्य करेगी ना, इसलिए महिला शिक्षा पर भी ध्यान देने के लिए कहा गया। आयोग की सिफारिश के आधार पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में लंदन विश्वविद्यालय के आदर्श पर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। और उसके सिफारिश पर जो इतना कुछ कहा, तो आयोग की सिफारिश के आधार पर कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में जो लंदन में विश्वविद्यालय से उसके आधार पर वैसे ही सेम टू सेम वैसे ही आदर्श पर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अब देखिए आगे यातायात व्यवस्था में सुधार क्या किए डलहौजी महोदय ने। काम भी अच्छा किए और नाम भी अच्छा किए। क्या कीजिएगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना, कुछ मतलब क्या कहते हैं अपना भी स्वार्थ देखेगा ना। अब अपना भी स्वार्थ देख रहा है, वो भी स्वार्थ था। 1835 में पहली बार बम्बई से थाने तक रेलवे लाइन बिछाई गई। लाइन बिछाई गई थी 1853 ईस्वी में पहली बार, लेकिन रेलवे की शुरुआत हुई थी, जो रेलवे चलाया गया था 1856 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच पहली बार रेलवे की शुरुआत हुई थी, रेलवे ट्रेन चली थी। 1854 ईस्वी में रानीगंज कोयला क्षेत्र में रेलवे लाइन बिछाई गई थी। रानीगंज कोयला क्षेत्र में 1854 ईस्वी में रेलवे लाइन बिछाई गई थी। रेलवे लाइन निजी पर्यटनों के अधीन बनाए जा रहे थे, इससे सरकारी कोष पर भार नहीं पड़ा और अंग्रेजी जनता को भारत में पूंजी लगाने का अवसर मिला। अब देखिए रेलवे लाइन जो बिछाई वो निजी पर्यटनों के अधीन बनाए गए। निजी पर्यटनों के आधार पर जो निजी व्यापारी लोग थे उसका उपयोग करते और उसके उपयोग करने के साथ साथ व्यापार भी करते, उससे क्या करते थे रेलवे का खर्च भी निकलता, उस पर भार भी नहीं पड़ता, समझ गए। इसी के आधार पर रेलवे लाइन बनाई गई थी।
आगे चलते हैं। 1865 ईस्वी में एडविन आर्नल्ड ने लिखा था कि भारत में रेलवे वह कार्य करने में समर्थ थी जो बड़े बड़े वंशों ने नहीं किया था, या भारत को एक राष्ट्र बना दे। कोई नहीं सोचा था कि ये मतलब रेलवे लाइन बिछा दे, राष्ट्र को एक क्या कहते हैं, देश को एक राष्ट्र बना दे, भारत को एक राष्ट्र बना दे, केंद्रीकृत कर दे, केंद्रीकृत जो एक सरकार हो, एक के थ्रू चले, वो कोई नहीं सोचा था। लॉर्ड डलहौजी ने यही काम किया, रेलवे बिछा दिया। एक शहर से दूसरे शहर आदमी को व्यापार करने में सुविधा होती थी, यात्रा करने में सुविधा होती थी, और सस्ता भी होती थी, कम समय में पहुंच जाते थे। डलहौजी को भारत में विद्युत टेलीग्राफ तारे का जनक माना था। और विद्युत टेलीग्राफ जो आप बात करते हैं, जो चोंगा वाला था पहले जो बात करते थे, वो तार बिछाए 1852 ईस्वी में यह कार्य के, इसको जन्मदाता माना जाता है या जनक माना जाता है टेलीग्राफ का। जो आप अभी बात करते हैं तब क्या करते, सुविधा होने लगी, आप कहीं भी कोई मतलब क्या कहते हैं आक्रमण होता था, कोई भी बाधा आती थी, या दूसरे से बात करना रहता था, गवर्नर को, किसी जनरल से, सेना नायक से, तो वो उसके थ्रू तुरंत बात कर लेते थे, चिट्ठी नहीं पहुंचाना पड़ता था। डलहौजी के समय में 1854 ईस्वी में पोस्ट ऑफिस अधिनियम पारित किया गया। सारे देश में दूरी से संबंधित कहीं भी 2 पैसा की दर पर पत्र भेजा जा सकता था, और पहली बार देश में डाक टिकट का प्रचलन हुआ। अब देखिए 2 पैसा में अब कोई भी आदमी कहीं भी समाचार पहुंचाना हो, चिट्ठी पहुंचाना हो, तो दे देते, डाल देते थे पोस्ट ऑफिस में, और चले जाते थे वहां पे, समाचार वो भी भेज देते थे, और समाचार आ जाते थे, सबका हालचाल हो जाता। अब सबके पास तो भैया क्या कहते हैं टेलीफोन नहीं था, महंगा था उस समय में, तो सब नहीं कर पाए, इसलिए ये आप मतलब क्या 2 पैसा में पत्र भेज सकते थे। कबूतर वाला समय चला गया, कबूतर आ कबूतर जा। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की गई, और ग्रैंड ट्रंक रोड, नहरें, पुल का निर्माण किया गया। अब देखिए सार्वजनिक विभाग के निर्माण किया गया, क्या सार्वजनिक विभाग की स्थापना की गई। सार्वजनिक विभाग से क्या हुआ कि उसमें क्या कहते हैं, पुल बनाया गया, अच्छा रोड बनाया गया, नहरें बनाए गए सिंचाई के लिए, जिससे आपको क्या कहते हैं, जिससे आपको खेती करने में सुविधा हो, यहाँ से वहाँ जाने में सुविधा हो, गाड़ी आराम से जा सके, 4 पहिया गाड़ी, 2 पहिया गाड़ी, कोई भी गाड़ी जा सके। पुल बना दिए गए, नदी अब तैर करके नाव के थ्रू नहीं, पुल के थ्रू जा सकता था। कराची भारत के बंदरगाहों को अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य के लिए खोल दिया गया। अब भारत में जो बंदरगाह तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर सकता था, जहाज के थ्रू सामान ला सकता था। कराची, बम्बई और कलकत्ता के बंदरगाहों का विकास किया गया, और बहुत से प्रकाश स्तंभों का निर्माण किया गया। अब के बंदरगाहों का को क्या कहते हैं विकास किया गया, वहाँ पे बहुत सारे प्रकाश स्तंभ, मतलब लाइट का शायद वही हो गया, प्रकाश स्तंभ मतलब लाइट का जो स्तंभ है वो निर्माण किया गया, जिससे रात में भी सामान उतरे ना तो असुविधा ना हो। विलियम विल्सन हंडन ने लॉर्ड डलहौजी को विजय संगठन और विकास गवर्नर जनरल कहा है। अब देखिए विल्सन हंडन महोदय ने उसको काम किए, विजय भी किए, मिलाए। अब किसी भी तरह से मतलब ब्रिटिश सरकार तो सुविधा फायदा तो पहुंचाए ना, इसलिए, और भारतीय लोगों को भी क्या कहते हैं विकास कर गए, काम किया, अच्छे काम किए। डलहौजी की विजयों और विलय से लगभग 2.5 लाख मील का क्षेत्र अंग्रेजों का अधीन आ गया। अब देखिए अंग्रेजों को कितना बड़ा क्षेत्र मिल गया, अब व्यापार करने में और सुविधा होने लगा। तो इससे संबंधित जो लॉर्ड डलहौजी से संबंधित जितना भी कंटेंट था, जो इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो हमको सारे हमने दे दिए कंटेंट है। अब इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, और अगले टॉपिक में चलेंगे लॉर्ड कैनिंग पढ़ेंगे। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन आ जाए, फिर दूसरा वीडियो देखिए, और दोस्त को भी बोलिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।